हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाएँगे, ये 2022 का है। इसमें जो है हम सारे प्रश्नों को हल करवाएँगे, तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा। अगर हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा है कि 40% व्यक्ति जो है समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। कह रहा है कि 10% व्यक्ति जो है वो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कॉमन है। तो इसको पहले इसका वेन डायग्राम से ये एक्स हो गया और ये वाई। कह रहा है एक्स वाले जो है वो 40% है, जो कॉमन है उनको पहले बीच में लिख देंगे, दोनों में 10%। अब इसके बाद एक्स वाले 40 हैं तो इसमें 10 इधर हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और इधर जो है हो जाएंगे 50 इधर है तो यहाँ हो जाएगा 40। अब इसमें कह रहा है कि दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अब कोई समाचार पत्र जो इसमें नहीं पढ़ते हैं हो जाएंगे इसमें 30, 10, 40, 30, 70, 40, 30, 70 और ये 10, 80। मतलब 80% जो है ये हो जाएगा टोटल जो पढ़ते हैं, और इसको जो है 100 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20%। इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 20% जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से इसको जोड़ के टोटल को घटा देंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगला प्रश्न दिया कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 45 हैं। मतलब 5 परिणामों का औसत। तो इसमें हम जब औसत निकालते हैं किसी भी संख्या का तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या इसमें होती है। तो इसमें हो जाएगा जब योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 5 गुणे 46, ये आ जाएगा हमारा 230। 5 छक 30 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 3 23, 230 ये हो जाएगा। और फिर दिया है कि पहले 4 का जो है वो 45 है परिणाम, तो 4 गुणे हो जाएगा ये 45। तो ये हो जाएगा 45 गुणे 4, ये 180। 230 आया था हमारा और फिर आया था 180। अब इसमें से घटा देंगे, 0 हो जाएगा और 13 में से 8 जाएगा ये 5, 50। तो 50 हमारा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले 5 परिणामों का निकालेंगे, 5 गुणे 46 और फिर पहले 4 का 4 गुणे 45, फिर घटा देंगे पाँचों परिणामों में से 4 वाले को, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 50। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको जो है इसको रूट हटाना है। तो इसमें चाहे तो पहले दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटा के नीचे पहले वाले में जो है ये 29 और 81 16 ऐसे करके इसको जो है, और पूरे के बटे में इसको चाहे तो कर सकते हैं 10,000, मतलब 4 0। अब इसका जब निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल विधि से निकाल सकते हैं इस तरह से लिख के। कितना है 29 8 1 1 6। अब इसका निकालेंगे, पहले इसका जोड़ा बनाएंगे तो पहले 5 बार ले जाएंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25। अब इसमें से घटाएंगे 4 मिलेगा, फिर अगला उतारेंगे, ऐसे इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 5.46 और फिर इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा
8.8। अब दोनों को जोड़ देंगे। 5.46 और ये आ जाएगा हमारा 14.26। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14.26। अगला प्रश्न हमारा दिया कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सेलुलोज। अगला प्रश्न दिया है कि 5.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272, इसको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को इसमें सॉल्व करेंगे। 5 6 30, इसका अंदर गुणा कर लेंगे जो भी है। इसके बाद 2 अंक पे यहाँ दशमलव, 2 अंक पे यहाँ, तो 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे। इसके बाद 2.927 से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा इसका रिजल्ट आएगा 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सामान्य गुणा की तरह करेंगे। 2 अंक पे यहाँ दशमलव, 2 पे यहाँ, तो 2 2 4 अंक पे लगा देंगे दशमलव उसमें, फिर इससे घटा देंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे भी दिया है कि यहाँ पे 3 अंक के बाद जो है इसमें 3 बीच पे दशमलव लगा, नीचे यहाँ 4 पे है, यहाँ भी 3 पे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 100 से जो है गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। 100 से गुणा करेंगे तो 100 इधर अंदर आएगा, आंसर में 100 से जब गुणा करेंगे तो इसके 100 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर 100, और अंदर ये सब बचा रहेगा जो ऊपर दिया है। और नीचे जो है ये 100 जब अंदर आएगा तो इसके अंदर जो स्क्वायर में ये दिया है 0.005 का स्क्वायर, तो 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर ऐसे रहने देंगे और नीचे वाले को ले आएंगे अंदर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 10। क्योंकि जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब 10 का इसके अंदर जब गुणा होगा तो यहाँ पे एक दशमलव जो एक अंक इधर आ जाएगा दाहिने तरफ, तो ऊपर वाले कितने बराबर ये भी हो जाएगा, नीचे वाला भी। ये हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। ऐसे सब में हो जाएगा, इसमें दोनों में। तो ऊपर बचेगा सिर्फ 100, नीचे वाला जब समान हो जाएगा ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 100। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा दिया है, पूछा इसमें कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। नूतन, पुरातन। तो नूतन का मतलब होता है पुरातन, ये सही है। और निषिद्ध का होता है विहित, ये गलत है हमारा। और कर्कश का होता है मधुर, ये भी गलत है। जोड़ का होता है घटाओ, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें मुहावरा दिया कि ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। तो इसमें जो है ख्याली पुलाव पकाने का जो मुहावरा होगा ये हमारा हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो असंभव बात है उसकी कल्पना करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 नंबर का है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का होता है महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, इसमें कहा है कि अर्थभेद सही नहीं है, कौन सा गलत है इसमें वो बताना है। दिया है कि
अनिल, अनल का मतलब होता है हवा, आग, ये तो सही है। अंश मतलब होता है एक हिस्सा, अंश मतलब कंधा, ये भी सही है। अपेक्षा मतलब होता है आशा, उपेक्षा मतलब होता है निरादर। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, ये जो है नहीं होगा। और अविलंब का मतलब होता है तुरंत। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, और ये गलत से पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का। इसमें कहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अब इसमें जो है दानव, निशाचर, अम्बक, ये जो है सभी एक शब्द के पर्यायवाची नहीं है। मनोरथ, स्पृह, निलय, ये भी नहीं है। रीता, ऋतिक, ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये जो है पार्वती के पर्यायवाची हैं। और भी जो पर्यायवाची हैं पार्वती के, जैसे उमा, गौरी, गिरजा, ये सब भी पार्वती के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश का जो पैसेज से आता है। इसमें जो है क्या दिया है, इसमें पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है जो भी प्रश्न दिया होता है उसको पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो है जो जो प्रश्न पूछा उसी पे जो है हम लोग पैसेज में उसी को खोजें, ताकि समय की जो है बचत हो सके। तो चलिए इसको देखते हैं। पैसेज हमारा दिया है कि वाच कैरोलाइंस ब्रदर एंड आउटडू टाइप। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा पैसेज के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए, नो, हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो पैसेज दिया है इसमें, व्हाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो इसके अनुसार इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर बेटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें, रजनी का एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ नीलेश जो है कह रहा है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कि ये मेरे पत्नी के दादा की इकलौती पुत्री है। तो इसमें हो जाएगा ये पत्नी जो ये महिला जो हो जाएगी ये नीलेश की हो जाएगी पत्नी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है 8, इसमें 2 का क्यूब दिया है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया है 10 का स्क्वायर, और पूछा असंगत, ये सब यहाँ पे क्यूब दिए गए हैं, ये असंगत, यहाँ पे स्क्वायर बीच में दिया है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा 100 ए। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 1 जनवरी 2026 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सप्ताह जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें एक साल बाद जो है एक दिन बढ़ता है, और जो लीप ईयर्स होते हैं उसमें एक साल बाद 2 दिन बढ़ता है। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार, तो 1 जनवरी 2007 को हो जाएगा सोमवार, सोमवार हो जाएगा। और फिर 1 जनवरी 2008 को हो जाएगा, एक दिन इसमें बढ़ेगा, सोम के बाद आ जाएगा मंगलवार। अब फिर 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009 को हो जाएगा। अब इसमें 2 दिन बढ़ेगा, चूंकि 2008 में जो है लीप ईयर्स है। तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, बृहस्पति मतलब ये हो जाएगा बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, गुरुवार। तो इस और कहा क्या है कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब गुरुवार के बाद 1 जनवरी 2009, फिर 1 जनवरी 2010 का निकालेंगे तो एक दिन बढ़ेगा गुरुवार में, तो ये हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें दिया है सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम फॉर दी वर्ड पार्शियल का सिनोनिम होगा, पार्शियल मतलब होता है आंशिक, और इनकम्प्लीट मतलब भी होता है कोई काम जो पूरा नहीं हुआ होता है, अधूरा या अपूर्ण होता है उसको बोलते हैं। इसका पर्यायवाची हो जाएगा इनकम्प्लीट। नेक्स्ट 18 नंबर का पूछा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब इसका डिसपॉइंट मतलब होता है निराश,
तो इसका विलोम हो जाएगा सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट। अगला प्रश्न इसमें दिया है हमारा कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसमें एक वर्ड में हमको बताना है इसका। लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बायोग्राफी जीवनी को बोलते हैं। ये साइकोलॉजी जो होता है ये मनोविज्ञान होता है। और ये फिलोलॉजी जो होता है ये भाषा शास्त्र होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें। अगला प्रश्न हमारा दिया है इसमें कि भारतीय सेना ने जुलाई 2002 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का आयोजन किया था। मतलब कौन सा उपग्रह जो है संचार किया था इसमें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है स्काई लाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था। आकाशा एयरलाइन की पहली उद्घाटन किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई से अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा इसमें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। संस्कृत मंत्रालय मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर इसका। ये करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न आते हैं इसमें, तो इसको जो है देख लेना किस तरह के पूछे जाते हैं। 29 नंबर का दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब इसमें भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो यूएई जो है यूनाइटेड स्टेट जो है यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। म्यांमार भी पड़ोसी देश है। चीन मालदीव ये सब पड़ोसी देश है भारत के। अगला प्रश्न है 30 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है। ये AI है। अब इसमें हो जाएगा आईआईटी मद्रास हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है AI4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये जो है अमित शाह ये गृह मंत्री जो इनके जो है अध्यक्षता में चंडीगढ़ में ये शुरू किया गया था। तो हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा किस प्रकार की वीडियो आप लोग और चाहते हैं, मतलब कैसा है। इसमें कोई अगर कमी रहे तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो ये जो है गोवा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। हर घर जल जो है प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये जो है 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली जो है नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से हंगरी किस राष्ट्रीय मुद्रा है। मतलब किस राष्ट्र की जो ये राष्ट्रीय मुद्रा है।
तो हंगरी जो है ये हंगेरियन फोरिट हो जाएगा। हंगेरियन फोरिट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया हमारा कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। भारत देश के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता के बाद इसमें कौन सा राज्य है भाषा के आधार पर बना था? तो ये बना था पहला राज्य जो था ये आंध्र प्रदेश, इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर का कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है। तो लोकसभा में जो पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है ये होती है 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है कि यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यूएनएफसीसी का जो अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में जो है ये ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न दिया है ओलंपिक से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसका मुख्यालय जो है ये है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की लुसानो में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून जो है 1894 को हुई थी, इसकी स्थापना जो है। अगला प्रश्न हमारा दिया कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? अब पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पे बताना है। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला इसमें हिंदी का पैसेज है, तो इसमें प्रश्न को देखते हैं। पैसेज जो है सबसे पहले प्रश्न को एग्जाम में देखेंगे, फिर इसके बाद जो है पैसेज पढ़ेंगे तो जल्दी उसका आंसर मिल जाता है। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो साहित्य जो है अपने दायित्व का निर्वाह दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा इस पैसेज के अनुसार बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पैसेज में है अगला प्रश्न, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार जो है ये साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। तो इस पैसेज के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का 44। इसमें कहा है कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों को की जानकारी देता है? तो साहित्य जो है हमें ये राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आज तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब पैसेज के अनुसार इसमें जो है हमको आंसर देना है, तो जो भी पैसेज में रहा था उसी के अनुसार इसमें। अगला प्रश्न हमारा दिया है 45 नंबर का कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? अब क्योंकि जो है साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, इसलिए जो ये समाज का दर्पण क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है?
तो सर्वाधिक उचित शीर्षक हो जाएगा इसमें साहित्य और समाज के बारे में बताया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पैसेज दिया है, अब पैसेज का जो प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें दिया कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें क्षणभंगुर जो है प्रयुक्त हुआ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। सोते जागते समय, राम नाम का सुमिरन करते हैं, सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा संभव है, श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर है, आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी, श्रद्धा पूर्वक मार्ग के अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। पहला हमारा दिया कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला दिया असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है इस पैराग्राफ का लास्ट है, लास्ट नहीं एक और है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट इसका हो जाएगा। ये क्यों है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता है उतना तंग भी होता है और इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। अगला प्रश्न है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें और उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, इसमें है डीआई के प्रश्न आगे दिए गए हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें वेतन दिया गया है और वर्ष दिया गया है, ईंधन तथा परिवहन, बोनस दिया गया है, ऋणों पर ब्याज और कर दिया गया है। चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या इसमें कह रहा है कि इसमें कहा इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज का औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है, मतलब प्रति वर्ष कितना ब्याज कंपनी चुकाती है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है इसमें ब्याज वाला कहाँ पे उसको देखेंगे, ब्याज यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया ब्याज, इन सबको पहले जोड़ लेंगे, सबको जोड़ के इसका औसत निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 टोटल है, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो जोड़ने पे ये टोटल आएगा 13 133.3 और बटे में हो जाएगा 5, तो 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 से हो जाएगा 30, ये 26.6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका पूछा है ब्याज का सबको जोड़ के जितना है उससे भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई
बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल का लगभग कितना प्रतिशत है। अब इसमें कह रहा है कि बोनस की कुल राशि, तो बोनस वाला यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है बोनस। बोनस का कहा है और फिर वेतन, तो बोनस ये वाला हो जाएगा और वेतन ये वाला हो जाएगा। अब दोनों को जो है जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे इसमें, तो बोनस वाला जोड़ने पे आएगा हमारा 12, 2 तो 4, 2 6 7, दोनों इधर वाला जब जुड़ेगा तो सब आएगा टोटल मिला के 12, और इधर जब जोड़ेंगे सैलरी वाला तो ये आएगा 1954। अब प्रतिशत कहा है तो 12 और गुणे इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 0.6 के लगभग आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं 0.6, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहले वो निकाल लेंगे बोनस और फिर सैलरी, दोनों को निकाल के फिर उसका प्रतिशत निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न दिया है कि 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। अब 2011 का देखेंगे फिर 2015 का, चलिए देखते हैं इसमें 2011 में क्या पूछा है। इसमें 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय, सभी पदों पर व्यय तो सबको जोड़ लेना है 2011 वाला। इसके बाद कह रहा है 2011 वालों को सबको जोड़ेंगे, 300 100 प्लस 2, ये सब जोड़ते जाएंगे, ये सब पूरा जोड़ेंगे, यहाँ पे आगे जो भी आएगा ये 510.4 आएगा, ये सही है। इसके बाद अगला जोड़ेंगे, क्या कहा है 2015 में कुल व्यय, तो 2015 का लिए इसे जोड़ लेंगे, जैसे इसको जोड़ेंगे पूरा यहाँ जोड़ते आएंगे, तो ये भी आएगा 68, नहीं इसको जो है 2015 वाला जोड़ेंगे तो ये सब आएगा 732.36 आएगा। अब इसका निकालेंगे प्रतिशत, इसको रखेंगे ऊपर और इसको बटे में रखेंगे, ये 2015 वाला गुणे 100। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या इसमें आया है, तो इसमें आएगा 68.33 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 55 नंबर का दिया है, कह रहा सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। अब इसमें अनुपात पूछा है, तो इसको जो है सबसे पहले कुल करों पर व्यय सबको जोड़ लेंगे, कुल जो व्यय है, इसके बाद ईंधन और परिवहन का सब जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 436 और दूसरा आ जाएगा 151, 436 और ये हो जाएगा 604। अब इसको 4 से काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 109 अनुपात 151 आएगा। अब इसमें क्या जोड़ना है इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ना था इसमें, इसमें जोड़ना है कुल व्यय, व्यय इसमें कितना हो रहा है, व्यय वाला इसमें कहाँ गया, कर 85 110 75 78 ये जोड़ लेना है। इसके बाद जो ईंधन परिवहन वाला है ये सब जोड़ लेंगे, और इसको जोड़ने के बाद अनुपात पूछा तो अनुपात उसका निकाल देंगे, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 109 अनुपात 151, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है
अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। अब इसमें 2013 वाला पूछा है कि व्यय कितना कर रही है कंपनी, तो 2013 में जो भी है उसको जो है जोड़ लेंगे। 2013 में यही वाला है 524, 105, ये सब जो है जोड़ेंगे 2.84, फिर 31, 75, ये सब जोड़ के 738 आएगा, 738 आएगा ये 44। अब इसमें कहीं दिया 738, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया 738.44, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिर इसमें दिया है टेबल। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी, 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका में पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक दें। अब इसमें एक टेबल दिया गया है, एक व्यक्ति ने 10 कारें खरीदी, क्या क्या इसमें है सब पहले देखते हैं। कार का माइलेज दिया है, प्रतिदिन उपयोग डीजल का औसत दिया और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी दी गई है। 10 दिन में कुल दूरी तय करने में कितना समय लगता है वो दिया है। चलिए इसमें प्रश्न देख, इसमें कार जो है वाहन कौन कौन से हैं, आल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड। चलिए प्रश्न इसमें देखते हैं क्या क्या है। प्रश्न दिया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के अनुपात का कितना है। अब इसमें कह रहा है कंपनी छोड़ने वाले और कंपनी का अनुपात इसमें पूछा है। 1 मिनट, कहाँ तक इसमें हुआ था, 156, 57, यहाँ बीच में उसका गायब है क्या, 58 से इसमें है नहीं क्या। चलिए और आगे वाला करवाते हैं, उसका प्रश्न हमको लगता है नहीं इसमें। जीके जीएस के प्रश्न को चलिए करवाते हैं, इसका कुछ कट है नहीं उसमें। इसमें दिया है कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ था। अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शाहजहां के समय में जो है ये हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो ये ताम्र पाषाण युग इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन, तो ये राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तब भारत में जो है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल सम्राट का यहाँ पे शासन था। अगला है कि भूदान भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से
किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। और गांधी माँ ये दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी, और ये 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ जो है गांधी जी ने समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। यहीं से जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा इसमें राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसका तो ऐसे आयोग ने आंसर गलत कर दिया था इसमें, क्योंकि वैसे इसमें रूस फ्रांसीसी होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मतभेद है, इसलिए इसका आंसर जो है कॉमन नंबर सबको मिल गया था। फ्रांसीसी वैसे होना चाहिए, लेकिन कॉमन नंबर सबको मिल गया था। अगला प्रश्न है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली या दिल्ली चलो, इसका नारा कह रहा है किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर का। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो किससे जो है जनसंख्या पर प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ये पानी की उपलब्धता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये जो है भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, अरे नेपाल और तिब्बत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो अक्टूबर में जो गर्मी होती है इसका मुख्य कारण होता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान जो है, जिसके कारण जो है अक्टूबर की गर्मी जो होती है भारत में होती है। 85 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है, ये 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न बार बार जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें पूछा है कि हरित क्रांति की जो रणनीति थी उसका हिस्सा इसमें कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या सभी। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोक वो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके द्वारा जो है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है 89 नंबर का कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला है 90 नंबर का प्रश्न, ये जीके जीएस के सारे प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है?
अब इसमें वाणिज्यिक बैंक का है जो नहीं है, तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा सिडबी। ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ये 91 का राइट आंसर होगा वैधानिक निगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैधानिक निगम जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। और 93 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो ये 124 हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन किया गया है। और भारत के जो सर्वोच्च न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश दिया के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति। अगला दिया 95 नंबर का प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो मानवाधिकार जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। 96 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो इसमें संसद को अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, कह रहा है कि वनस्पति रेशा इसमें कौन सा नहीं है। तो जूट, कॉटन, फ्लेक्स ये सब हैं, और नायलॉन जो है ये वनस्पति रेशा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है ये उसके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ये ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि गैसें ये सब आती हैं। अगला है लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। इसमें फेफड़े में सूजन की स्थिति बन जाती है, और निमोनिया मुख्यतः बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करिएगा।